ओम ब्रह्मदक्षश्वी देवेशि भरद्वाजे पुनर्वसु हुताशिवेशि चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। पातंजल महाभाष्य चरकी प्रतिसंस्कृते मनोवाक्काय दोषाणाम हरते पतिये नमः। सभी गुरुजनों और ऋषि मुनियों का वंदन करते हुए आज की अपनी सतत संहिता अध्ययन की कक्षा स्टार्ट करेंगे। अपनी पुरानी कक्षाओं में हम स्रोतसों के बारे में पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि हमने रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि इन स्रोतसों के बारे में हमने पढ़ा था। स्टार्टिंग की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने ये देखा था कि स्रोतस की संकल्पना क्या है, यानी कि स्रोतस होते क्या है। उसमें हमने देखा था स्रोतस यानी कि क्या, श्रवणात् श्रोतांसी, जिनसे कि क्या होता है, श्रवण की क्रिया होती है, उसे हम स्रोतस कहते हैं। अब लेकिन इनसे जो श्रवण होता है, जो श्राव होता है, वो किस चीज़ का होता है, तो उसके लिए हमने चरक सूत्र 28वां अध्याय देखा था और उसमें देखा था कि स्रोतस यानी कि क्या, हमारे शरीर की ऐसी संरचना जिनसे कि क्या होता है, रस आदि धातुओं का जो पोष्य भाग होता है उसका क्या होता है, श्रवण होता है या फिर उसका वहन होता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हम देख चुके हैं। जैसे कि अगर हम बात करें रसवह स्रोतस की, तो रसवह स्रोतस यानी कि क्या, हमारे शरीर के अंदर की एक ऐसी संरचना या फिर हमारे शरीर का एक ऐसा भाव जिसमें कि क्या होता है कि रस धातु का जो पोष्य भाग है, जिसका कि निर्माण, रस धातु का निर्माण, उसका पोषण, उसका नष्ट होना, वो सब क्या होगा, रसवह स्रोतस में ही होगा। और उसी के ही थ्रू क्या होगा कि रस धातु का जो पोष्य भाग है उसका भी वहन हमारे पूरे शरीर में होगा। तो बेसिक अब अभी तक हम देख चुके हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि वह स्रोतस तक हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे मज्जा वह स्रोतस और शुक्र वह स्रोतस, अगर टाइम रहा तो। फिलहाल हम देखेंगे मज्जा वह स्रोतस। तो मज्जा वह स्रोतस यानी कि क्या, ऐसा स्रोतस, मज्जा वह स्रोतस यानी कि क्या, ऐसा स्रोतस जिससे कि क्या हो रहा है कि मज्जा धातु का जो पोष्य भाग है उसका क्या हो रहा है, वहन हो रहा है। ठीक है, या फिर मज्जा धातु का जो पोष्य भाग है उसका श्रवण हो रहा है। ठीक है, अब किस धातु का क्या पोष्य भाग होता है उसके लिए हम ऑलरेडी 28 चैप्टर पढ़ चुके हैं सूत्र स्थान का, तो वो आप ऑलरेडी खुद से दोबारा से भी गो थ्रू कर लीजिएगा, जिसमें कि हमने ये देखा था कि किस तरीके से आहार पाक की क्रिया होती है और कैसे आहार पाक की क्रिया से रस आदि धातुएं बनती है, वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो मज्जा वह स्रोतस यानी कि क्या, ऐसा स्रोतस जो कि क्या कर रहा है, मज्जा धातु के पोष्य भाग का वहन कर रहा है या फिर मज्जा धातु का जो पोष्य भाग है उसका श्रवण कर रहा है हमारे शरीर में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मज्जा वह स्रोतस का मूल क्या होता है। मूल यानी कि क्या, मूल यानी कि उसका प्रभाव स्थान। ठीक है, यानी कि अगर मज्जा धातु का पोष्य भाग अच्छा बनेगा तो उसका जो मूल स्थान है वो भी अच्छी तरीके से वो करेगा। ठीक है, अगर मज्जा धातु ही अच्छी नहीं बन रही है तो उसका पोष्य भाग भी अच्छा नहीं बनेगा, तो कहीं ना कहीं उसके स्रोतस पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हम अगर मूल देखते हैं मज्जावह स्रोतस का, तो मज्जावह स्रोतस का जो मूल कहा गया है वो आप देखिएगा चरक विमान 5वां अध्याय श्लोक नंबर 8वां। ठीक है, उसमें इन्होंने क्या बताया है, मज्जा वहानाम स्रोतसाम अस्थीनी मूलम संधियश, यानी कि मज्जावह स्रोतस का जो मूल बताया गया है वो बताया गया है अस्थि और संधियों को। ठीक है, यानी कि मज्जा धातु में अगर कोई दुष्टि आएगी तो उसका इफ़ेक्ट हमें डायरेक्टली कहाँ देखने को मिलेगा, अस्थियों में और संधियों में। क्यों मिलेगा, क्योंकि वो उसके प्रभाव स्थान कहे गए हैं। अब हम देखेंगे कि मज्जा धातु या फिर मज्जावह स्रोतस की दुष्टि के क्या क्या हेतु हो सकते हैं। तो इसके लिए देखिएगा आप चरक विमान 5वां अध्याय श्लोक नंबर 18, उसमें उन्होंने क्या बताया है, उत्पेशात अभिष्यन्दात अभिघातात प्रपीडनात् मज्जावाहिनी दुष्यन्ति विरुद्धा नाम च सेवनात्, यानी कि क्या कह रहे हैं, उत्पेशात अभिष्यन्दात यानी कि अभिष्यन्दी चीज़ों का सेवन करने से, अभिघातात यानी कि क्या, किसी तरीके का कोई अभिघात होना, ट्रॉमा होना,
ठीक है। प्रप्रीणनाथ यानी कि कहीं से दब जाना, ठीक है। विरुद्धा नाम च सेवनाथ, अब आपने देखा होगा कि 18 प्रकार के विरुद्ध चरक ने बताए हैं, तो उन अगर 18 प्रकार के विरुद्धों का अगर कोई सेवन कर रहा है तो उससे क्या होगा, उसके मज्जावह स्रोतस की दुष्टि होगी। मज्जावह स्रोतस की दुष्टि होगी तो ऑटोमेटिकली मज्जावह स्रोतस का जो मूल है यानी कि अस्थि और संधि, उनमें भी कहीं ना कहीं हमें दुष्टि देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब देखिए इसको हमें क्लिनिकली कैसे अप्लाई करना है वो हम समझते हैं, ठीक है। उसके लिए क्लिनिकली कैसे अप्लाई करना है, पहले हम इसका दुष्टि के लक्षण देखेंगे, फिर इन सब चीज़ों को एक साथ कंबाइंडली लेंगे, ठीक है। अब इसके दुष्टि के हेतु दुष्टि होने पर क्या लक्षण आते हैं हमारी बॉडी में, वो देखने के लिए आप देखिएगा चरक सूत्र का 28वां अध्याय श्लोक नंबर 17। वहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, रुक पर्वणाम भ्रमो मूर्छा दर्शनम तमस तथा अरुणशाम स्थूल मूलानाम पर्वजानाम च दर्शनम मज्ज प्रदोषाद। यानी कि क्या कह रहे हैं, अगर मज्जा धातु की दृष्टि होती है या फिर मज्जा व स्रोतस की दृष्टि होती है तो हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। रुक पर्वणाम, रुक पर्वणाम यानी कि क्या, पर्व बोलते हैं हमारी ये जो छोटी छोटी अस्थियां होती हैं उन्हें, ठीक है, जो हमारे छोटे स्मॉल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो बनी है वो हमारी स्मॉल हड्डियों से ही तो मिल करके बनी है ना, छोटी छोटी हड्डियों से मिल करके बनी है। हमारी सर्वाइकल जो बनी है वो छोटी छोटी हड्डियों से बनी है। हमारे ये जो फिंगर्स के जो जॉइंट्स होते हैं ये छोटी छोटी हड्डियों से मिल करके बने होते हैं। तो ये जो छोटी छोटी हड्डियां हैं या फिर संधियां हैं, इनमें क्या होना, रुक होना, रुक यानी कि क्या, पीड़ा होना, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, भ्रम होना, भ्रम यानी कि क्या, एक तरीके से हमें ये पताना चलना कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। मूर्छा, मूर्छा यानी कि क्या, फेंटिंग जिसे हम बोल देते हैं। दर्शनम तमस तथा आँखों के सामने अंधेरा आना, ठीक है। अरुण श्याम स्थूल मूलानाम पर्वजानाम च दर्शनम, यानी कि हमारे ये जो पर्व हैं, पर्व यानी कि क्या, हमारी ये जो छोटी छोटी अस्थियां हैं, संधियां हैं, इनमें क्या हो जाना, स्थूल यानी कि मोटे, ठीक है, मोटे मोटे व्रणों का हो जाना। अरुण शाम को हम व्रण बोल लें या फिर फुंसियाँ ले लें, पीड़िकाएँ ले लें, इन मोटी मोटी पीड़िकाओं का हो जाना, ठीक है। अब आप ये देखिए, जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है लंबर स्पॉन्डियोलाइटिस का या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डियोलाइटिस का, ठीक है, तो हमें उसको वात व्याधि की तरफ ना जा कर के हमें ये देखना है कि वो जो है मज्जा वह स्रोतस की दुष्टि का पेशेंट है। क्यों हमें समझना है, आपने देखा होगा जितनों को भी लंबर स्पॉन्डियोलाइटिस होता है या फिर लंबर रिलेटेड या फिर स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड कोई भी अगर उसे कोई इंजरी होती है तो उसमें कहीं ना कहीं हमें अभिघात की हिस्ट्री मिलती है। अभिघात की यानी कि क्या, या तो पेशेंट बोलेगा कि मुझे कभी चोट लगी थी, ठीक है, तो अभिघात आ गया। दूसरा क्या, अगर उसने कोई भारी चीज़ें उठाई हो, ठीक है, ये चीज़ भी हमें देखने को मिलती है। अभी जो हमने हेतु देखा मज्जावह स्रोतस का प्रपीड़नाथ, प्रपीड़नाथ यानी कि क्या, किसी चीज़ से दब जाना, ठीक है। अगर पेशेंट किसी चीज़ से दब रहा है तो उससे भी क्या होगा, मज्जावह स्रोतस की दुष्टि आएगी, और मज्जावह स्रोतस की दुष्टि आएगी तो क्या होगा, ये सारे लक्षण हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि रुक पर्वणाम, भ्रम, मूर्छा, ठीक है, तमश दर्शनम, ये सारी चीज़ें हमें उसमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब देखिए हमने क्या देखा, मज्जावह स्रोतस का मूल देखा, मूल में हमने क्या देखा, अस्थि और संधि उसके मूल कहे गए हैं। फिर हमने क्या देखा, मज्जावह स्रोतस की दुष्टि के हेतु क्या क्या होते हैं वो हमने देखा। तो उसमें उन्होंने हमें क्या बताया, अभिघातात प्रपीड़नात् विरुद्धा नाम च सेवनात्, यानी कि विरुद्ध चीज़ों का सेवन करना, अभिघात किसी तरीके से चोट लगना, ट्रॉमा, प्रपीड़नात् कहीं से दब जाना, ठीक है। फिर जब हमने उसके लक्षण देखे तो लक्षणों में भी हमने क्या देखा, छोटी अस्थियों में, संधियों में पीड़ा होना, भ्रम होना, मूर्छा होना। आपने देखा भी होगा अगर किसी में हमें इंजरी की हिस्ट्री मिल रही है, चोट वगैरह की हिस्ट्री मिल रही है, तो क्या होता है, उसको भ्रम वाले सिम्टम हमें देखने को मिलता है, आँखों के सामने अंधेरा, ये सारी चीज़ें हमें देखने को
मिलती हैं पेशेंट में। अब हमने इसके मूल देख लिया, इसकी दुष्टि के हेतु देख लिए, दुष्टि होने पे क्या लक्षण होंगे वो देख लिया। अब हम देखेंगे इसकी चिकित्सा। तो चिकित्सा भी हमें कहाँ मिलती है? चरक सूत्र 28वें अध्याय में। ठीक है, चरक सूत्र 28वां अध्याय श्लोक नंबर 28। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? मज्ज शुक्र सम उत्थानाम, यानी कि देखिए मज्जा व स्रोतस और शुक्र व स्रोतस दोनों की चिकित्सा जो है वो सेम ही रहेगी। तो क्या कह रहे हैं? मज्ज शुक्र सम उत्थानाम औषधम स्वादु तिक्तकम अन्नम व्यवाय व्यायामो शुद्धि काले च मात्रया। यानी कि क्या कह रहे हैं? अगर किसी को मज्जा व स्रोतस से रिलेटेड कोई व्याधि हो रही है या फिर कोई सिम्टम हमें देखने को मिल रहा है, तो हमें जो उसमें औषध यूज़ करनी है वो कौन सी करनी है? औषधम स्वादु तिक्तकम, यानी कि मधुर और तिक्त रस वाली हमें उसमें औषधियाँ यूज़ करनी है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? अन्नम व्यवाय व्यायामो शुद्धि काले च मात्रया, यानी कि क्या कह रहे हैं? हमें उसमें ये भी देखना है कि रोगी जो है वो काल के अकॉर्डिंग, मात्रा के अकॉर्डिंग अन्न का सेवन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। हमें उसकी वैवाहिक की हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, यानी कि क्या? हमें उसकी सेक्सुअल लाइफ की हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, उसकी व्यायाम की हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि पेशेंट पंचकर्म जो बताए गए हैं हमारे आयुर्वेद में ऋतु के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग वो अपने शरीर की शुद्धि करा रहा है कि नहीं करा रहा है। ये हम कैसे लेंगे? जैसे कि आपने देखा होगा कि ऋतुओं के अकॉर्डिंग हमें बता दिया है कि वर्षा ऋतु है तो हमें स्वस्थ वृत्ति की दृष्टि से भी क्या करना चाहिए? बस्ती लेनी चाहिए। ठीक है, अगर बसंत ऋतु चल रही है तो स्वस्थ वृत्ति की दृष्टि से हमें वमन कर्म करवाना चाहिए अपना। फिर उसके बाद शरद ऋतु जब आती है तो उस टाइम पे हमें अपना विरेचन कराना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी में दोष जो है वो एक साम्य अवस्था में रहे और हमें किसी तरीके का कोई भी रोग ना हो। ठीक है, तो जब हमारे पास मज्जा व स्रोतस की दृष्टि लिए हुए अगर कोई पेशेंट आता है तो हमें उसमें ये सारी चीज़ें देखनी हैं। ठीक है, और चिकित्सा करते टाइम भी हमें उसे इन चीज़ों के लिए भी गाइड करना है। ये नहीं कि हमने सिर्फ उसे मधुर और तिक्त रसों वाली औषधियाँ दे दी या फिर हमने उसका पंचकर्म कर दिया या फिर हमने ओरली उसे कोई मेडिसिन दे दी। हमें क्या करना है? इन सब चीज़ों के तो बारे में करना ही है, साथ में हमें उसे अन्न के बारे में, व्यवसाय के बारे में, व्यायाम के बारे में और ऋतुओं के अकॉर्डिंग जो शोधन होता है हमारे आयुर्वेद में, उन सब चीज़ों के बारे में बताना है। ठीक है, अब आप जैसे कि सिंपली अगर हमने अन्न की बात करी, ठीक है, अन्न की बात अगर हम करें काल और मात्रा के अकॉर्डिंग, तो आप जब ऋतुचर्या पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जब हेमंत ऋतुचर्या होती है या फिर हेमंत ऋतु चल रही होती है, उस टाइम पे हमारी अग्नि जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्रदीप्त होती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? उस टाइम पे गुरु आहार का सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो गुरु आहार का सेवन करना चाहिए। तो ये क्या हुआ? काल के अकॉर्डिंग अन्न का सेवन करना। इसी तरीके से अभी जैसे वर्षा ऋतु चल रही है तो हमें पता है कि तीनों दोषों का प्रकोप रहता है, अग्नि हमारी मंद रहती है, तो इसीलिए हमें भी क्या करना चाहिए? अग्नि के अकॉर्डिंग ही आहार अपना लेना चाहिए। लेकिन ये आम जनमानस को नहीं पता है। ठीक है, और ये हम भी नहीं बताते हैं अपने पेशेंट को जब वो हमारे पास ट्रीटमेंट लेने आता है। अगर हमारे पास मज्जा व स्रोतस से रिलेटेड कोई व्याधि अपनी ले करके आता है, मान लीजिए वो बोल रहा है कि मेरी छोटी छोटी संधियों में, अस्थियों में पेन रहता है। ठीक है, अगर पेशेंट आकर के ये बोलता है मेरी छोटी अस्थियों में, संधियों में पेन है, तो डायरेक्ट हमारा माइंड जो जाता है वो जाता है वात रक्त की तरफ। ठीक है, तो वात रक्त की तरफ हमारा जा रहा है वो ठीक है, लेकिन हमें साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जब मज्जा व स्रोतस की दृष्टि होती है तो भी हमारी छोटी अस्थियों में, छोटी संधियों में रुक यानी कि वेदना देखने को मिलती है, दर्द हमें देखने को उसमें मिलता है। तो हमें अपने मज्जा व स्रोतस का भी विचार वहाँ पे करना चाहिए और उसकी जो चिकित्सा बताई है वो भी हमें वहाँ पे अप्लाई करनी चाहिए। और मज्जा व स्रोतस की चिकित्सा में ही जो हमें अन्न का, व्यवसाय का, व्यायाम का, इन सब का के बारे में बताया है, उसके लिए भी हमें पेशेंट को गाइड करना चाहिए। ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है कि पेशेंट हमारे पास आया,
हमने उसकी वात रक्त की चिकित्सा कर दी, कुछ टाइम तक पेशेंट ठीक रहा, ठीक है, लेकिन वापस से उसके दर्द वगैरह बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो बीमारियां बार बार होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी भी रहती है, क्योंकि हम एक तो डायग्नोसिस पेशेंट का प्रॉपरली करते नहीं हैं। वो हम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमने शास्त्र को उतने अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर कोई पेशेंट आया कि मेरे छोटे स्मॉल जॉइंट्स में पेन हो रहा है और मेरा यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है, तो हम डायरेक्ट कहाँ जाते हैं? वात रक्त की चिकित्सा में। हमें जबकि करना क्या चाहिए, हमें उसके बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने ग्रुप में भी एक केस पोस्ट करा था, जिसमें कि मैंने ऑप्शन डाला था कि इसका डायग्नोसिस आप पांडु रखेंगे या फिर आप साम पित्त की कंडीशन रखेंगे या कुछ और रखेंगे। तो वो इसीलिए डाला था जिससे कि हम क्या करें कि हम पेशेंट अगर हमारे पास आ रहा है तो हम डायरेक्ट व्याधियों पे ना जाएं, ठीक है, ना हम पांडु पे जाएं, ना हम किसी और चीज़ पे जाएं। हम ये देखें कि पेशेंट के क्या सिम्टम हैं, वो सिम्टम किससे मिल रहे हैं, फिर उसके बाद पेशेंट ने क्या हेतु सेवन करे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना डायग्नोसिस बनाएं छोटी छोटी चीज़ों से। क्योंकि कई बार होता क्या है, पेशेंट हमारे पास मोटी मोटी फाइल्स लेकर के आता है और हमें भी लगता है कि यार ये इतनी सारी फाइल्स लेकर के आ रहा है तो ज़रूर इसे कोई बड़ी ही बीमारी होगी। लेकिन एक्चुअल में जब आप उसकी हिस्ट्री टेकिंग लेना स्टार्ट करते हैं और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग उसका निदान बनाना स्टार्ट करते हैं, तो सिंपली पेशेंट में कुछ नहीं होता है, सिंपली उसकी बॉडी में आम दोष बढ़ा हुआ होता है, यानी कि आम की कंडीशन होती है और सिंपल आप उसका आम पाचन करते हैं, वो वैसे ही ठीक हो जाता है, ठीक है। अभी जैसे मैं एक रीसेंट का केस अगर आपके साथ डिस्कस करूं, वो मेरा नहीं है, वो मेरे साथ के ही किसी डॉक्टर का है। तो उनका क्या था कि वो पेशेंट जो थी वो ऑल ओवर इंडिया घूम चुकी थी और उसको कहीं भी रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो वो घूमते फिरते मेरे दोस्त के क्लिनिक पे आई, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्या हुआ कि उसने, मेरा जो फ्रेंड है उसने भी क्या करा, उसका वो करवाया, उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाई। क्योंकि पेशेंट बोल रही थी कि मुझे पूरे शरीर में दर्द रहता है, मेरे घुटने में दर्द है, मेरे शोल्डर जॉइंट में दर्द है, मेरी कोहनी में दर्द है, वो हर जगह दर्द की कंप्लेन कर रही थी। तो जो मेरा फ्रेंड था उसने क्या करा, उसका सिंपल सी रिएक्टिव प्रोटीन करवाया और उसका आर ए फैक्टर करवाया। उसका आर ए फैक्टर करवाया तो वो आया 350-400 के लगभग आया वो, ठीक है। तो उसकी मेरे पास कॉल आई, उसने कहा यार इसका देख इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है, इसमें हम क्या करें। और पेशेंट जो है गरीब भी है, उसे हम कुछ दे भी नहीं सकते हैं, ज़्यादा महंगी दवाइयाँ भी नहीं दे सकते, तो मैं क्या करूँ इस केस में। और वो बोल रही है ट्रीटमेंट के लिए कि नहीं मुझे ट्रीटमेंट भी आपके पास ही करवाना है। तो मैंने उससे पूछा कि उसके बाकी के और सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो उसने बताया कि एक तो वो ये बोल रही है कि उसके पूरे बॉडी में पेन है और उसको यूरिनेशन भी आ रहा है रात के टाइम पे ज़्यादा, भूख उसे बिल्कुल भी नहीं लग रही है, ठीक है, पेट उसका अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूं, क्या मेडिसिन दूं मैं उसे। तो फिर सिंपल हमने क्या करा था, उसे कोई भी मेडिसिन ना दे करके हमने सिर्फ उसका शुंठी सिद्ध जल चलाया था, ठीक है। शुंठी सिद्ध जल उसे पीने के लिए दिया था 1 हफ्ते के लिए। और मैंने उसे ये बोला था कि तो अपने पेशेंट को ये बोल दे कि 1 हफ्ते तक वो ये शुंठी सिद्ध जल पिएँ और डाइट में क्या करें, बहुत ही लाइट डाइट लें। लाइट डाइट इन द सेंस कि मूंग की दाल की खिचड़ी लें, मूंग की दाल का पानी लें, रोटी जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दें। तो 1 हफ्ते तक उसकी पेशेंट ने सेम वही करा। और मैंने उसको ये भी बोल दिया था, मैंने कहा कि तो उसे ये बोल देना कि अगर 1 हफ्ते में तुम्हें रिलीफ आया तो ही हम आगे का ट्रीटमेंट करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे, वरना आप किसी और जगह जा कर के दिखाओ। तो 1 हफ्ते तक जब कंटिन्यूसली उसने शुंठी सिद्ध जल लिया था, तो क्या हुआ, उसके आम का पाचन हुआ। आम का पाचन हुआ तो जो उसे दर्द हो रहा था सभी जॉइंट्स में, वो दर्द क्या हुआ था, उसका 100 में से 80% उसका दर्द जो था वो गायब हो चुका था, ठीक है। फिर 1 हफ्ते के बाद उसकी बाकी की ट्रीटमेंट स्टार्ट करी उसने, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है, अगर हम ये सोचते कि इसका सी रिएक्टिव प्रोटीन इतना बड़ा हुआ है, इसका आर ए फैक्टर इतना बड़ा हुआ है, तो डायरेक्टली हम क्या करते कि चलो इसे आमवात होगा, चलो इसे योगराज गुग्गुल दे देते हैं, अजमोदा चूर्ण दे देते हैं, पंचकोल इसका चूर्ण चला देते हैं और इसको कुछ बस्तियां देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जबकि सिंपल सी उसकी चिकित्सा किससे हो गई, सिर्फ शुंठी सिद्ध जल देने से ही उसकी 80% प्रॉब्लम उसकी ख़त्म हो गई। तो हमें क्या करना है कि हमें बहुत ही बेसिक से जाना है। अगर आप चरक पढ़ोगे तो उसमें भी चरक ने क्या बोला है कि हर व्याधि को नाम देना ज़रूरी नहीं है, ठीक है।
आप क्या करो, पेशेंट के हेतु देखो, हेतु से उसका कौन सा दोष प्रकोपित हो रहा है वो देखो, और उसके अकॉर्डिंग उसकी शोधन या फिर शमन चिकित्सा करो हेतुओं के विपरीत। ठीक है, तो इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट है हमारे आयुर्वेद का। और हम जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों पे जाते हैं कि चलो इसको उत्तर बस्ती दे दें, या फिर निरुवस्ती दे दें, या फिर इसको जलोका लगा दें, या फिर इसको विद्धि कर्म कर दें। जबकि आप बेसिक से जाएंगे तो बेसिक बेसिक चीज़ों से ही आप उसे अच्छे से रिलीफ दे सकते हैं। और वो रिलीफ हम कब दे सकेंगे, जब हमने शास्त्र को पढ़ा होगा, और शास्त्र हमने पढ़ा होगा तो हम उसका डायग्नोसिस बना पाएंगे। ठीक है, अभी जैसे कि हमारे पास अगर कोई पेशेंट आता है कि मेरे छोटे छोटे जॉइंट्स में पेन रहता है, मेरी आँखों के सामने अंधेरा रहता है, ठीक है, तो हम इसमें क्या बनाएंगे कि हमारा मज्जा वह स्रोतस की दृष्टि है, मज्जा धातु की दृष्टि है। ठीक है, और उसमें हमें सिंपली क्या करना है, उसे कोई तिक्त रस प्रधान औषधि दे देनी है, या फिर मधुर रस वाली औषधि देनी है, और उससे ही वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे अगर हम वात रक्त की बात करें तो वात रक्त में भी क्या है कि मज्जा व स्रोतस की दृष्टि हमें देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि आप देखिए आपको क्या करना है, युक्ति अपनी लगाते रहनी है। जैसे कि हमें मज्जा व स्रोतस के दृष्टि के हेतु में एक हेतु क्या मिला था, हमें मिला था अभिघात। ठीक है, और आपने अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आयुर्वेद का तो उसने क्या बोला है कि अगर कभी अभिघात होता है, कहीं चोट लगती है, तो क्या होता है, वात और रक्त की दृष्टि होती है। ठीक है, और जब हम वात रक्त पढ़ते हैं, गाउट पढ़ते हैं, तो उसमें भी हम क्या पढ़ते हैं कि जो हमारे कुपित हुए दोष होते हैं वो क्या होते हैं, वात और रक्त ही तो होते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से, और जब आप वात रक्त की चिकित्सा देखने जाओगे तो वहाँ पे हमें क्या बोला है, तिक्त रसों से तिक्त रस की औषधियाँ देने के लिए बोला है। लेकिन तिक्त रस की ऐसी औषधियाँ देने के लिए बोला है जो वात का इम्बैलेंस ना करती हों। इसीलिए आपने देखा होगा कि वात रक्त में क्या है, अमृता चलाई जाती है, यानी कि सिंपल गिलोई चलाई जाती है, जिससे कि पेशेंट को रिलीफ मिलना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अगर आप क्या करेंगे कि ये सारी चीज़ें अगर आप कंबाइंड फॉर्म में लेकर के चलेंगे तो आपको और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वात रक्त का पेशेंट आता है, आपने उसको वात रक्त के रोग अधिकार में जो जो चीज़ें बोली गई हैं वो आपने दी उसे। ठीक है, आपने उसे अमृता आदि गुग्गुल दिया, आपने उसे कैशोर गुग्गुल दिया, आपने उसको महामंजिष्ठा आदि क्वाथ दिया, सारिवा आसव दिया, आपने जो भी दिया, आपने क्या करा, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो मज्जा वह स्रोतस की दृष्टि का जो चिकित्सा सूत्र हमें बताया गया है, ठीक है, कि हमें क्या करना है, मधुर और तिक्त रस की औषधियों का सेवन कराना है। इसके अलावा पेशेंट को क्या बोलना है, उसके अन्न के बारे में कि वो मात्रावत अन्न लेता है कि नहीं लेता है, काल के अनुरूप अन्न लेता है कि नहीं लेता है। ठीक है, काल का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। ठीक है, जैसे कि हेमंत ऋतु में हमारी अग्नि तेज होती है तो उस टाइम पे हमें गुरु आहार का सेवन करना है। गर्मियाँ चल रही हैं या बरसात है, जिस टाइम पे हमारी अग्नि वीक है उस टाइम पे हमें क्या करना है, अग्नि के अकॉर्डिंग ही आहार लेना है। तो पेशेंट वो चीज़ें कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा आता है व्यवहार यानी कि क्या, सेक्सुअल हिस्ट्री उसकी। ठीक है, आप देखेंगे कि आम जनमानस में इस चीज़ को लेकर के अवेयरनेस है ही नहीं कि किस ऋतु के अकॉर्डिंग उसे किस तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करनी है जिससे कि वो हेल्दी रहे। ठीक है, जैसे सर्दियों का टाइम होता है हेमंत ऋतु वाला, उस टाइम पे बताया है कि आप 3-3 दिन में या फिर आप डेली भी क्या कर सकते हो, फिज़िकल हो सकते हो। जबकि गर्मियों का जो टाइम है उस टाइम पे बताया है कि आपको 15-15 दिन का गैप लेकर के या फिर 1-1 महीने के अंतराल पे करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि आम जनमानस में है ही नहीं, और ये चीज़ें भी हम अपने पेशेंट को बताते नहीं हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है कि हमें पेशेंट को बताना भी चाहिए। कई पेशेंट में होता क्या है कि यही उनका हेतु होता है। ठीक है, कुछ पेशेंट आएंगे आपको बोलेंगे कि हम तो वीक में 3 से 4 बार फिज़िकल होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि बिना ऋतु का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखे हुए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो भी हमें उन्हें गाइड करनी होती है। इसके बाद आती है व्यायाम भी आपको पता है कि ऋतु के अकॉर्डिंग हमें बताया हुआ है। ठीक है, ऋतु के अकॉर्डिंग बताया है। दूसरा हमें बताया है अर्धशक्ति व्यायाम। लेकिन पेशेंट आजकल ऐसा करते कहाँ हैं, वो तो ओवर ही करते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में भी हमें उन्हें क्या करना है, गाइड करना है। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं, हमने ये तो बोल दिया कि मज्जा व स्रोतस की या फिर शुक्र व स्रोतस की आपको दृष्टि मिलेगी तो आपको स्वादु
और तिक्त रस की औषधियों का सेवन कराना है। अब हमारे दिमाग में आता है कि यार आपने तो बोल दिया कि आप मधुर और तिक्त रस की औषधियाँ बताओ, लेकिन आप हमें औषधि तो कोई भी नहीं बता रहे हो, ठीक है। तो औषधियाँ भी आपको संहिता ही बताएगी, ठीक है। मैं कोई भी औषधि क्यों नहीं बताती हूँ किसी भी क्लास में, इसलिए ताकि आप लोग सिद्धांत समझें और सिद्धांत समझ करके फिर संहिता का खुद से स्वाध्याय करें, खुद से उसे पढ़ें और खुद से सोचें कि हम क्या दे सकते हैं। अब मैं जैसे आपको बोल दूं कि हमें मज्जा व स्रोतस की दृष्टि में मधुर और तिक्त वाली औषधियाँ देनी चाहिए, तो तिक्त रस में आप क्या करो, नीम दे दो, गिलोय दे दो या फिर बाकी के कोई औषधि दे दो, ठीक है। 2 औषधि मैंने आपको बता दी, लेकिन मान लीजिए आपके पास ये 2 औषधियाँ अवेलेबल नहीं हैं, तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना है, अगेन संहिता को ही पढ़ना है। संहिता में जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा चरक सूत्र 28वें अध्याय में कि इसमें मज्जावह और शुक्र की जो हमें बताई है कि क्या औषधि हमें देनी है, स्वादु और तिक्त, ठीक है। अब ये स्वादु और तिक्त औषधियाँ होती क्या हैं, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा चरक विमान के 8वें अध्याय में, ठीक है। तो आप निकालिएगा चरक विमान का 8वां अध्याय, जहाँ पे उन्होंने हमें दिया है मधुर स्कंद, तिक्त स्कंद, इतनी सारी वैरायटी की उन्होंने मेडिसिन्स हमें बताई हुई हैं। तो चरक विमान 8वां अध्याय निकालिएगा, श्लोक नंबर चरक विमान चरक विमान 8वां अध्याय श्लोक नंबर 139 से, ठीक है। तो श्लोक नंबर 139 आप जब देखेंगे तो वहाँ पे उन्होंने हमें मधुर स्कंद की औषधियाँ बताई हैं, जैसे जीवक, ऋषभक, जीवंती, काकोली, क्षीर काकोली, प्रश्नपर्णी, मधुपर्णी, मेदा, महामेदा, ठीक है, सहदेवा, छिन्न रुहा, ये इतनी सारी उन्होंने हमें मेडिसिन्स बता करके रखी हुई हैं। शतावरी हो गया, सतपुष्पा हो गया, यष्टि मधु हो गया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें से कोई भी ड्रग अपने अकॉर्डिंग चूज़ आप कर सकते हैं पेशेंट की कंडीशन देखते हुए। इसी तरीके से अभी हमने इसमें क्या देखा कि मधुर और तिक्त रस की औषधियाँ हमें देनी हैं। अब इसके बाद आप देखोगे श्लोक नंबर 143, तो वहाँ पे उन्होंने हमें तिक्त रस की औषधियों के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी मेडिसिन अपने पेशेंट में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि संहिताओं को पढ़ना है। सारी चीज़ें आपको संहिता से ही मिलेंगी, आपको किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि किसी ने बता दिया कि हाँ कि मैं अपने वात रक्त के पेशेंट को ये मेडिसिन देता हूँ तो आप भी उसी को ही दें, ठीक है। आपको क्या करना है, सिद्धांत समझने हैं और सिद्धांतों के अकॉर्डिंग संहिताओं से ही सारी चीज़ें निकाल करके अपने पेशेंट में यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यहीं पे ही रुकेंगे, एक पेशेंट है, इसके आगे की क्लास जो है हम कल करेंगे। अगर किसी की